Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session we are going to start a new series. तो जो आपकी मैकमिलन की स्टैंडर्ड बुक्स हैं फॉर योर जॉब एग्जामिनेशन, तो हर चैप्टर के पीछे कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं और वो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली उन एमसीक्यूज में से आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं या एज इट इज़ वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम फॉर पीपीबी सब्जेक्ट आपकी एक 5 पार्ट सीरीज चलाएंगे एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो इसमें आज हम मॉड्यूल ए का पार्ट 1 के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव स्टार्टेड एड्यूटैप्स मास्टर कोर्स फॉर जॉब एग्जामिनेशन, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, हर चैप्टर के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और आपकी जो भी क्वेरी है आप डिस्कशन फोरम पे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक लाइव कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। जो लोग लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं इन द मॉर्निंग बैच, तो उसके लिए भी आप हमारे वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं और अभी जैप 75 कोड यूज़ करके आप 75% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ बैंक्स इज और आर। व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ अ बैंक? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, यस, बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। लेंडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना, यस। नॉन फंड्स बिजनेस एंड रेमिटेंसेस सर्विसेज, तो आजकल बैंक्स सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं करते हैं, बहुत सारी और सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करते हैं, नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो तीनों जो ऑप्शंस हैं आपकी करेक्ट हैं, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको पैसा इधर से उधर भेजना है, ऐसी वाली सारी सर्विसेज भी बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बैंक लेंड्स मनी टू द कॉर्पोरेट पर्सन द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज ऑफ डैश। अगर बैंक किसी को पैसा देता है, लोन में पैसा देता है, कोई भी हो, कॉर्पोरेट पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, तो बैंक हो जाता है क्रेडिटर और जो डेट कॉर्पोरेट पर्सन होगा वो डेटर हो जाता है। जो रिलेशनशिप क्रिएटेड बिटवीन देम इज दैट ऑफ अ क्रेडिटर एंड डेटर। बैंक का नाम पहले है तो बैंक क्रेडिटर है और वो कॉर्पोरेट पर्सन जो क्या है वो डेटर है। तो बी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन व्हाट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड व्हेन द बैंक कलेक्ट्स अ चेक इन क्लियरिंग। तो हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें एक टेबल दिया गया है, क्या क्या रिलेशनशिप्स बैंक और कस्टमर्स के बीच में क्रिएट होती हैं। तो उस टेबल में से बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको ज़रूर एक बार देखना है। तो क्या वो होल्डर फॉर वैल्यू बनता है, क्लियरिंग मेंबर एंड प्रिंसिपल बनता है, एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप क्रिएट होता है बैंक और कस्टमर के बीच में, या फिर कलेक्टिंग बैंक एंड होल्डर का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है वो है एजेंट एंड प्रिंसिपल का। बैंक हमारे एजेंट के तौर पे काम करता है और हम जो है उसमें प्रिंसिपल बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज विच कैन बी विदड्रॉन। देखिए, एक तो होते हैं हमारे पास बैंक में टाइम डिपॉजिट्स, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या है, कासा, दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, और आपके टाइम डिपॉजिट्स में क्या है, राफा, रेकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट वो वाले पैसे हैं कि जब भी आप बैंक से डिमांड करेंगे आप उस डिमांड पे बैंक आपको पैसे दे देगा। तो डिमांड डिपॉजिट बहुत ही सिंपल है, ऑन डिमांड जो है आपको पैसे दिए जाते हैं बैंक के द्वारा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मर्चेंट बैंकर्स आर। मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकर्स, क्रेडिट अप्रेजर्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या फिर अंडरराइटर्स। देखिए, जो कैपिटल मार्केट है, हमारी मनी मार्केट है, मार्केट में दो टाइप के लोग हैं, वन हु हैव मनी, दे हैव मनी बट दे वांट अ प्लेस टू इन्वेस्ट, उनके पास पैसा है, वो कोई जगह चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरे हैं एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स, दे नीड मनी, अपने बिजनेस के लिए दे नीड मनी। तो इन लोगों के बीच में जो इंटरमीडियरीज का काम करते हैं वो हमारे मर्चेंट बैंकर्स हैं। तो मर्चेंट बैंकर्स जो हैं वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केवाईसी इज और आर। जो भी हमारे केवाईसी करते हैं हम, नो योर कस्टमर के जो नॉर्म्स हैं वो क्यों करते हैं, to ensure appropriate customer identification, to monitor transactions of suspicious nature, to ensure that the customer would not deceive the bank, या फिर to ensure if loan is given to इट वुड नॉट बिकम एन एनपीए, या फिर ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। तो पे ए और जो बी है वो दोनों ही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस हैं। पेपर में बेसिकली ए टू डी ही ऑप्शंस आते हैं, लेकिन बुक में आपको कहीं कहीं ए टू ई ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो जब भी आप केवाईसी करवाते हैं, एक तो आप अपने जो ओवीडी सबमिट करते हैं तो कस्टमर आइडेंटिफाई हो जाता है, और अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है उन्हें भी मॉनिटर किया जा सकता है। तो ई यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, बैंक्स अपॉइंट अ डैश हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स टू FIU इंडिया। जो हमारा बैंक्स हैं उन्हें बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को सबमिट करनी पड़ती हैं। तो बैंक में एक पर्सनल अपॉइंटेड होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये ध्यान रखे कि क्या ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं FIU इंडिया को सबमिट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल ऑफिसर या फिर कंप्लायंस ऑफिसर। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो प्रिंसिपल ऑफिसर की होती है। बैंक का जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं वो सारी FIU इंडिया को सबमिट हो। अगला क्वेश्चन है, कस्टमर्स आर टिपिकली कैटेगराइज्ड इनटू रिस्क कैटेगरीज। तो कितने रिस्क कैटेगरीज में आप करते हैं? 4 में, 3 में, 2 या फिर 5 में? तो 3 कैटेगरीज में आप उन्हें डिवाइड करते हैं, हाई रिस्क कस्टमर, लो रिस्क कस्टमर एंड मीडियम रिस्क कस्टमर। तो जो लो रिस्क कस्टमर हैं उनकी जो KYC होती है दोबारा से वो 10 ईयर्स के बाद होती है, मीडियम रिस्क कस्टमर्स की 8 साल बाद होती है, हाई रिस्क कस्टमर्स की 2 साल बाद होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टर FIU इंडिया कैन टेक एक्शन अगेंस्ट डैश फॉर वायलेशन ऑफ PMLA ऑब्लिगेशंस। तो बहुत सारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं बैंक्स के ऊपर, और अगर बैंक्स उन ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं करता है तो डायरेक्टर ऑफ FIU इंडिया और RBI के पास पावर्स हैं कि वो बैंक के अगेंस्ट एक्शंस ले सकते हैं। किसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे? सिर्फ बैंक के अगेंस्ट, उसके किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट या प्रिंसिपल ऑफिसर के अगेंस्ट। तो चारों के ऊपर एक्शन लेने का जो ऑप्शन है वो FIU इंडिया के डायरेक्टर के पास होता है। तो D जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट pertains to dash in the accounts of NPOs। जो हमारे NPOs हैं उनके कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए रिपोर्टिंग की जाती है टू FIU इंडिया। हमारे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी जाती है, ठीक है, बैंक के द्वारा टू FIU इंडिया। तो कौन सी ट्रांजैक्शंस के लिए? क्या सारी कैश ट्रांजैक्शंस? अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बैंक अकाउंट है आपके पास और आपका जो रिपोर्टिंग है किस ट्रांजैक्शन के लिए करोगे, NPO के अकाउंट में कौन से ऐसे पैसे आएंगे जिनके लिए आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी? सारी कैश ट्रांजैक्शंस या सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग होती है, या रिसीट्स अबव अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा का अमाउंट है उसकी रिपोर्टिंग करनी है, या सारी की सारी कैश रिसीट्स की करनी है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा C। जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बैंक अकाउंट है अगर उनके पास 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की कोई ट्रांजैक्शन रहती है तो उसकी सारी जो जानकारी है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के थ्रू FIU इंडिया को दी जाती है। तो रिसीट्स अबव अ थ्रेशोल्ड 10 लाख से ऊपर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी जो रिपोर्टिंग है वो FIU इंडिया को करी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी ऑफ अ बैंक शुड स्टेट दैट द बैंक विल नॉट ओपन अ अकाउंट डैश विच इज ऑपरेटेड बाय अ थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर। कहते कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में बैंक ऐसे पर्सन का अकाउंट कभी नहीं खोलेगा, किसका? जिसका कोई थर्ड पर्सन कस्टमर के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, या जहाँ पे प्रोफेशनल इंटरमीडियरी अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस कर रहा है, या जहाँ पैन कार्ड नहीं है, या जहाँ पे बेनामी नाम में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या अकाउंट खुल रहा है। तो अगर बेनामी है जो बैंक अकाउंट है तो वो कभी भी ओपन नहीं किया जाता है। तो C जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर्स के लिए या प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज के थ्रू बैंक अकाउंट ओपन हो जाते हैं, विदाउट पैन भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं ट्रांजैक्शंस को लेके। अगला क्वेश्चन है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फंड्स ऑफ डैश। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत कब होती है? कितने से ज़्यादा के अमाउंट की ट्रांजैक्शन है इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के केस में कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन हमें करना पड़ेगा? 50,000 एंड अबव की ट्रांजैक्शन, ओवर 50,000, एनी वैल्यू या नन ऑफ द अबव। तो इंटरनेशनल ट्रांसफर कितने भी अमाउंट का हो, एनी वैल्यू, आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। तो C जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगर डोमेस्टिक ट्रांसफर है, कोई वॉक इन कस्टमर है, 50,000 तक की ट्रांजैक्शन के लिए आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नहीं करना पड़ता है, लेकिन उससे अबव के लिए करना पड़ता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रांसफर में कोई भी अमाउंट हो आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एज अ बैंकर करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ NRIs
फॉर द पर्पज ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट अ कॉपी ऑफ KYC डॉक्यूमेंट मे बी सर्टिफाइड बाय। अगर एक NRI wants to open an account in India, तो यहाँ पे जो उसका KYC डॉक्यूमेंट होगा, इट कैन बी सर्टिफाइड बाय हु? NRI herself या himself? नो. एम्प्लॉयर ऑफ द NRI? नो. एनी बैंक ब्रांच? नो. जज जो है वो कर सकता है, जो एम्बेसी के ऑफिसर हैं वो कर सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं सर्टिफिकेशन हो सकता है। जो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद नोटरी पब्लिक जो है, एम्बेसी वाले हैं, वो मल्टीपल लोग हैं जो उसे KYC को डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर देते हैं, लेकिन खुद से नहीं कर सकते हैं। अगला है अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन OVD। OVD कौन सा नहीं है? पैन कार्ड, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, लेटर बाय NPR यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, या फिर प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड। तो बाकी सारे तो हैं। पैन कार्ड इज नाउ नॉट एन OVD, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है लेकिन OVD नहीं है पैन कार्ड। तो ए जो है यहाँ पे आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। वोटर ID कार्ड, लेटर बाय NPR, या फिर प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड, ये तो सब आपके NPAs हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका OVD है लेकिन पैन कार्ड नहीं है। उसके बाद इन केस ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड, any individual with holding more than dash of the total share capital is the beneficial owner। तो जब भी KYC वगैरह होती है तो बेनिफिशियल ओनर्स का भी KYC होता है कंपनीज के फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म्स के केस में। तो बेनिफिशियल ओनर्स कौन है? तो कंपनी के केस में जो भी पर्सन कंपनी का 10% या उससे ज़्यादा का कैपिटल होल्ड करता है उसे बेनिफिशियल ओनर बोला जाएगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट है। पहले ये जो परसेंटेज था ये 25% था, लेकिन अब इसे चेंज करके 10% कर दिया गया है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बुक में भी 25 ही दिया हुआ है, लेकिन बुक में अभी अपडेशन नहीं हुआ है, लेकिन चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है इंट्रोडक्शन वाइल ओपनिंग अकाउंट्स। तो पहले क्या होता था, अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपको इंट्रोडक्शन कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाता था। इंट्रोडक्शन कंपलसरी था, लेकिन RBI का जो गाइडलाइंस है आने के बाद से, जो इंट्रोडक्शन है किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करने के लिए, वो जो है इट इज़ नॉट टू बी टेकन नाउ। ना ऑप्शनल है, ना डिस्क्रिशनरी, ना कंपलसरी है। अब लेते ही नहीं है जो इंट्रोडक्शन है। आप अपने OVD सबमिट करवाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है अ माइनर फॉर हुम द कोर्ट हैज अपॉइंटेड अ गार्डियन अटेन्स मेजॉरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ। अगर एक माइनर है, नॉर्मली वो मेजॉरिटी की एज कब अटेन करता है? जब वो 18 साल से ऊपर का हो जाता है। लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन है, बच्चा है, जिसका कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन है, कोर्ट अपॉइंटेड अगर गार्डियन है, तो वो जब 21 साल का हो जाता है तब माना जाता है कि उसने जो मेजॉरिटी की एज है वो अटेन कर ली है। तो ए यहाँ पे करेक्ट है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। नॉर्मली व्हेन यू गेट टू द एज ऑफ 18 यू अटेन मेजॉरिटी, बट जब आपका एक कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन है तो वो एज जो है अंडर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 21 ईयर्स हो जाती है। अगला है माइनर्स अकाउंट कैन बी ओपन इन द गार्डियनशिप ऑफ। माइनर का जब भी बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है तो कोई गार्डियन साथ में चाहिए। तो गार्डियन कौन हो सकता है? मदर एंड फादर दोनों की ज़रूरत है। मदर और फादर, ग्रैंड मदर, एल्डर ब्रदर। तो मदर या फादर में से कोई भी गार्डियन बन सकता है जब एक माइनर को अकाउंट ओपन करना है। दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। एंड और का फ़र्क देखिए। एंड में मतलब होता है कि दोनों की ज़रूरत है, लेकिन मदर या फादर में से कोई भी गार्डियन हो सकता है, जिसमें स्टेप मदर और स्टेप फादर को इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो जो मदर एंड फादर होते हैं वो नेचुरल गार्डियंस होते हैं। सो जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर शुड बी 2 पर्सन्स टू ओपन अ पार्टनरशिप अकाउंट इन अ बैंक। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट अगर ओपन करना है तो 2 पर्सन होने चाहिए। इनमें से कौन लोग मिलकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं पार्टनरशिप अकाउंट? X एज 25, Y एज 17। नो, बिकॉज इनमें से Y माइनर है। X एज 25, Y एज 21, ये दोनों अकाउंट ओपन कर सकते हैं। X एज 17, Y एज 16 दोनों ही माइनर है, अकाउंट नहीं ओपन कर सकते पार्टनरशिप अकाउंट। X एज 71, Y एज 57, बट दे आर लूनेटिक। तो लूनेटिक हैं तो वो भी अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। तो जो दोनों जिन्होंने मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली है एंड दे आर ऑफ साउंड माइंड, वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HUF अकाउंट इज टू बी ओपनड इन अ बैंक वेयर देयर आर 3 मेजर पर्सन्स, शिव कुमार द फादर, Mrs. Ramavati, Shiv Kumar's mother,
शरद कुमार द सन, हु कैन बिकम द कर्ता? देखो, एक है मिस्टर शिव कुमार, एक है उनकी मदर रामावती, और एक है इनका सन शिव कुमार का, दैट इज शरद कुमार। तो जो हमारे एच है वहाँ पे नॉर्मली जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो कर्ता बनता है। तो यहाँ पे एल्डेस्ट मेल मेंबर कौन है? जो शिव कुमार है। सो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि ज़रूरत पड़े तो विमेन भी कर्ता बन सकती है, लेकिन अभी भी जो है जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है वही एच के कर्ता बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। Next question is, a current account cannot be operated by women, illiterate person and individual या फिर नॉन रेजिडेंट। तो जो विमेन, इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट, उन्हें अलाउड है करंट अकाउंट ओपन करना, लेकिन जो इलिटरेट पर्सन है दे कैन नॉट ऑपरेट अ करंट अकाउंट। तो बी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ माइनर एज्ड डैश ईयर्स आर और मोर इज अलाउड टू ऑपरेट अ सेविंग्स बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली। देखिए, माइनर जो है वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट उन्हें अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अपने गार्डियन की ज़रूरत पड़ती है। बट इफ़ द माइनर इज लिटरेट एंड he is of 10 years or more of age, he can independently operate his bank account. ऑपरेट कर सकता है, ओपन करने के लिए ऑलवेज ही और शी विल नीड अ गार्डियन, लेकिन ऑपरेट कर सकता है अगर 10 या 10 से ज़्यादा साल की उम्र हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ सेफ डिपॉजिट लॉकर अ कस्टमर कैन मेक डैश नॉमिनी। इस सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर के लिए एक पर्सन मोर देन वन नॉमिनी रख सकता है। तो सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। एक से ज़्यादा नॉमिनी हो सकते हैं सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर के केस में। अगेन बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, इफ़ यू नीड हेल्प विद योर प्रिपरेशन यू कैन टेक आवर मास्टर कोर्स, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर मास्टर कोर्स, जिसमें आपको छोटी छोटी वीडियोस, क्योंकि आपको टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, तो 15-20 मिनट की वीडियोस हैं हर सब्जेक्ट के लिए, टॉपिक के लिए, जिसके थ्रू आपका जो पूरा टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं। इवन अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, रिकॉर्डेड क्लासेस में कुछ नहीं समझ आ रहा है, आपको जो उस सब्जेक्ट के मेंटोर हैं उनसे कनेक्ट भी करवा दिया जाएगा, स्ट्रैटेजीज भी बनाने में हेल्प की जाएगी, ईमेल के थ्रू, डिस्कशन फोरम के थ्रू आपको हमेशा हेल्प जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और पेपर आने से पहले हमारे मैराथन्स भी होंगे, और इवन अगर आप नहीं भी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, आपको लगता है आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। उस पर बहुत सारा आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, जिसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि जो हमारा अभी करंट क्लास चल रहा है। चलिए आगे है, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट कैन बी डिफरेंट फॉर। अगर एक फिक्स डिपॉजिट है, दो अलग अलग फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उनका इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट कब हो सकता है? किस टाइप के डिपॉजिट्स पे? रूरल एरियाज के डिपॉजिट्स हैं, डिफरेंट टेनोवर का डिपॉजिट है, ऑफ इंडिविजुअल्स है, या फिर ऑफ वुमेन है? कौन से टाइप के डिपॉजिट में? तो अगर मेरा जो एफडी है 1 करोड़ का है, लेकिन वो 1 साल के लिए, आपका एफडी 5 साल के लिए, तो हम दोनों के जो डिपॉजिट्स हैं उनका टेनोर डिफरेंट है, तो इसीलिए उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैंक्स कैन नॉट पे इंटरेस्ट ऑन। कौन से टाइप के ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पे बैंक इंटरेस्ट नहीं पे कर सकता? अकाउंट्स अटैच्ड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, अनक्लेम डिपॉजिट, अकाउंट फ्रोजन बाय देम, या फिर करंट अकाउंट। तो बहुत ही कॉमन सेंस का है ये कि जो करंट अकाउंट्स होते हैं उनमें कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं पे किया जाता है। बाकी एफडी में, आरडी में, सेविंग्स डिपॉजिट सब में किया जाता है, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज नॉट मैंडेटरी फॉर चेक्स अंडर CTS 2010 स्टैंडर्ड्स। तो जो अभी हमारे जितने भी चेक्स आते हैं जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू क्लियर होते हैं, तो वो CTS 2010 स्टैंडर्ड के चेक्स होते हैं, उनमें कुछ मैंडेटरी फील्ड्स रखी गई हैं। तो जो आपका ये चेक होगा, इसमें जो एक स्पेसिफिक फील्ड प्लेसमेंट प्रिस्क्राइब की गई है उसी हिसाब का चेक होना चाहिए है। और प्री फिल्ड अकाउंट फील्ड होती है, जहाँ पे अकाउंट फील्ड पहले से ही फिल्ड होती है, वाटर मार्क्स होते हैं। सिक्योरिटी थ्रेड जो है वो मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है वॉइड पेंटोग्राफ, वो भी आजकल एक फीचर है जो आज के चेक्स में होता है। उसमें क्या है, अगर आप उस चेक का जेरोक्स लेते हैं, कॉपी लेते हैं, तो पूरे चेक पे ये लिखा होगा वॉइड, जो वैसे नहीं लिखा होगा, जब कॉपी आप करेंगे तब पूरा जो आप कॉपी चेक होगा उस पर हर जगह वॉइड लिखा होगा। तो ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है।
सिक्योर्ड रहते हैं आप चेक से हमारे। तो सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो कंपलसरी या मैंडेटरी फीचर नहीं है, बाकी सारे मैंडेटरी हैं। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है अंडर द CTS प्रोसेस इमेजेस डैश इज आर और टू बी टेकन। कितनी इमेजेस ली जाती हैं? जो हमारा CTS होता है कितनी लेते हैं? 2, 1, 3 या फिर 4? तो आपकी 3 पिक्चर्स ली जाती हैं, ठीक है। फ्रंट की ब्लैक एंड वाइट और एक फ्रंट की ग्रे स्केल और बैक की आपकी एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ली जाती है। तो फ्रंट की 2 पिक्चर्स, बैक की एक पिक्चर। तो जब CTS प्रोसेस चलता है तो 3 इमेजेस ली जाती हैं आपकी चेक की। तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द चेक कलेक्शन पॉलिसी ऑफ अ बैंक? कौन सी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है इन द चेक कलेक्शन पॉलिसी? The bank will take all possible measures for safeguarding the instruments received from the customers for collection. कि बैंक सारे possible measures लेगा customers के जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी उसको सेफगार्ड रखने के लिए। The bank will compensate the customer for एनी डिले इन कलेक्शन ऑन इट्स ओन। अगर चेक कलेक्शन में डिले हो जाता है तो अपने आप चेक जो है जो कस्टमर है उसे कंपनसेशन दे दी जाएगी बैंक के द्वारा। The bank will not be responsible for any delay arising out of the circumstances beyond its control and the control of the paying bank। कहते बैंक कभी भी ऐसे डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो उसके सर्कमस्टांसेस के बाहर है, वो कुछ कर ही नहीं सकता था। चौथा, नो कंपनसेशन विल बी पेड फॉर डिले इन कलेक्शन ऑफ लोकल चेक्स। तो जब लोकल चेक्स डिले होंगे तो कोई भी कंपनसेशन नहीं पे किया जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है। अगर लोकल चेक्स के कलेक्शन में डिले होता है तो बैंक खुद से ही कस्टमर को कंपनसेशन पे करता है, ये कंपल्सरी प्रोविजन है। तो डी जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो डी ही करेक्ट आंसर है। Which of the following cash held at the branch is not required to be under the dual custody? तो नॉर्मली जो भी कैश होता है वो डुअल कस्टडी में होता है। कौन सा इनमें से डुअल कस्टडी में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है? कैशियर्स हैंड बैलेंस, नोट्स ऑफ लेस देन 100 रुपी डिनोमिनेशन, कैश बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कैशियर का जो हैंड बैलेंस होता है वो डुअल कस्टडी में नहीं होता है, वो सिर्फ कैशियर जो है उसी की कस्टडी में रहता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज प्रॉपर इन हैंडलिंग काउंटरफीट नोट्स? अगर कोई नकली नोट आता है, आप जब बैंक में हैं तो क्या करना है? द टेलर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट काउंटरफीट नोट डिटेक्टेड, क्या वो उसे लेने से रिफ्यूज कर देगा? ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ बल्क कैश ऑफ अ कस्टमर काउंटरफीट नोट इज डिटेक्टेड, द कस्टमर कम्स एंड रिप्लेसेस इट विद अ जेन्युइन नोट एंड इज गिवन बैक द काउंटरफीट नोट। कि कस्टमर आया, उसने बोला चलो मेरे नोट्स में से नकली निकला तो ये लो असली नकली वाला वापस कर दो। The teller detects a counterfeit note at the counter, keeps it against receipt given to the customer, the note is destroyed। क्या हेड कैशियर बाद में नोट को डिस्ट्रॉय कर देता है? The counterfeit note detected at the counter is impounded by the teller and brands it with counterfeit stamp। तो ये जो है ये सही तरीका है। अगर आप कैश गिन रहे हैं और आपको किसी कस्टमर ने कैश दिया है तो जैसे ही आपके पास वो कोई नकली नोट आप आइडेंटिफाई करते हैं उसे उसी टाइम इंपाउंड कर लेता है टेलर और उस पर स्टैंप लगा देता है काउंटरफीट वाली। तो डी जो है वो अप्रोप्रिएट तरीका है काउंटरफीट नोट्स को हैंडल करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लियन इज और एन डैश ऑफ द क्रेडिटर टू रिटेन पोजेशन। राइट है लियन बैंक का, या ऑब्लिगेशन है, या इंस्ट्रूमेंट है, या इंटरेस्ट है? तो लियन एक राइट है जो बैंक के पास है। तो अगर मैं बैंक से कोई लोन लेती हूँ और मैं वो पैसा नहीं चुकाती हूँ तो जो भी मेरे गुड्स या फिर मेरी सिक्योरिटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बैंक के पास पड़े हैं तो बैंक उनकी पोजेशन तब तक रिटेन करके रख सकता है जब तक मैं पैसा वापस नहीं कर सकती हूँ। तो बैंक के पास राइट टू लियन होता है। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकर्स लियन इज एन बेलमेंट ऑफ गुड्स, इम्प्लाइड प्लेज, अग्रीमेंट, या स्टॉपेज? तो बैंकर के लियन को ना इम्प्लाइड प्लेज बोला जाता है, ठीक है। एक्सप्रेसली नहीं भी लिखा हुआ तो भी ये इम्प्लाइड है कि बैंकर के पास राइट टू लियन होता है। So the right to appropriate the debit balance in one account with credit balance in another account of the same customer is called what? मेरे एक अकाउंट में 5,000 है डेबिट में, मतलब मुझे ये बैंक को ये पैसे पे करने हैं, मान लो ओवरड्राफ्ट है। दूसरे अकाउंट में उसी बैंक में मेरे 10,000 रुपीज डिपॉजिट पड़ा है। अगर मल्टीपल नोटिस के बाद भी मैं बैंक के ये पैसे नहीं चुका रही हूँ तो बैंक के पास राइट है कि वो अपने पैसे कैसे वसूलेगा? इस 10,000 में से 5,000 डिडक्ट करके दोनों अकाउंट्स को कंबाइन करके एक ही अकाउंट मानेगा
और मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और बैंक अपने 5000 वसूल लेगा। तो ये जो राइट होता है बैंक के पास, इसे बोला जाता है राइट टू सेट ऑफ। तो सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है मैंडेट इज व्हाट। मैंडेट एक स्टैम्प्ड अग्रीमेंट है, अनस्टैम्प्ड अग्रीमेंट है, एमओयू है या फिर लेटर ऑफ अथॉरिटी है। तो मैंडेट से ही रिलेटेड है पावर ऑफ अटर्नी। तो पावर ऑफ अटर्नी में स्टैंपिंग जरूरी होती है। मैंडेट जो है वो एक अनस्टैम्प्ड अग्रीमेंट है। अगर मैं कुछ समय के लिए देश से बाहर जा रही हूँ, शहर से बाहर जा रही हूँ, तो मैं किसी को पावर ट्रांसफर करके जा सकती हूँ, किसी को मैंडेट दे के जा सकती हूँ कि मेरे जो मेरी एब्सेंस में आप जो मेरी तरफ से कुछ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो वह मैं मैंडेट देती हूँ उन्हें। बैंक के पास जाके वो फॉर्म फिल करती हूँ, अपने स्पेसिमेन सिग्नेचर, जिसको मैंडेट दे रही हूँ उसको उसके स्पेसिमेन सिग्नेचर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ये स्टैम्प्ड नहीं होता है। तो ये अनस्टैम्प्ड अग्रीमेंट है। अगला क्वेश्चन, पर्सन टू हुम अ पावर ऑफ अटर्नी इज गिवन इज कॉल्ड डैश एंड हु गिव्स इट इज कॉल्ड डैश। डेटर क्रेडिटर, बेलर बेली, पॉनर पॉनी या फिर डोनी डोनर। तो जो पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर कर रहा है वो है डोनर, जिसको दी जा रही है वो है डोनी। अगर मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी दे रही हूँ तो आप डोनी हैं और मैं डोनर हूँ, तो डी जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, एज पर फेमा द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इन इंडिया इज द स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच मस्ट बी फॉर अ मिनिमम ऑफ डैश डेज। तो फेमा के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को रेजिडेंट बोलना है कि ये पर्सन रेजिडेंट है, अकॉर्डिंग टू फेमा रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो मिनिमम वो पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना टाइम इंडिया में रुका होना चाहिए। तो मिनिमम 182 डेज के लिए अगर मैं इंडिया में रुकी हूँ पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर बोला जाएगा कि मैं रेजिडेंट हूँ इंडिया में। सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट थिंग। टैक्सेशन और लॉ के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है, तो उसके लिए मिनिमम पिछले साल में 182 डेज इंडिया में रुका होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय रेजिडेंट इज नॉट परमिटेड फॉर विजिट टू भूटान। तो भूटान जाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ करना अलाउड नहीं है, वहां पे तो वैसे भी इंडियन करेंसी जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भूटान जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द सीलिंग ऑन द अमाउंट परमिटेड टू बी रेमिटेड अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इनिशियली वाज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इनिशियली। तो जब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम लाई गई थी तब जो लिमिट था इनिशियली वो $25,000 था। अब जो लिमिट है वो $2.5 लाख है। तो हम कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए इंडिया से बाहर मैक्सिमम एक साल में $250,000 भेज सकते हैं अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इनिशियली इट वाज $25,000, अभी जो है वो $2.5 लाख का लिमिट है। आगे चलते हैं, रेमिटेंसेज अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम आर मेड अंडर द डैश सिस्टम, डेडिकेटेड रेमिटेंस, नेफ्ट, आरटीजीएस या फिर स्विफ्ट। तो इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम के अंडर नेफ्ट का सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से मेन जो बैंक है वो है एसबीआई, और जो नेफ्ट का सिस्टम है वो यूज किया जाता है। जो भी नेपाल से बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं, काम करते हैं, उन्हें पैसा वापस नेपाल भेजना है तो वो इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम के तहत पैसा भेज सकते हैं। सो फंड्स इन डैश कैन नॉट बी फ्रीली रिपैट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया। तो इनमें से कौन से टाइप के अकाउंट है जिसके फंड्स इजीली रिपैट्रिएबल नहीं है? एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर या फिर एसएनआरआर अकाउंट। तो जो एनआरआईज हैं उन्हें अगर इंडिया में अकाउंट ओपन करना है तो वो इनमें से कोई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट एनआरओ अकाउंट है जिसमें पूरा का पूरा जो पैसा है फुली रिपैट्रिएबल नहीं होता है एक साथ, उसमें लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। तो इसका आंसर है बी, एनआरओ अकाउंट। अगला है, फैसिलिटी फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स इज अवेलेबल टू अ सिटीजन ऑफ म्यांमार। तो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर लॉन्ग टाइम वीजा होल्डर्स को इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है तो किसको अलाउड है? भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान या फिर नेपाल। तो इसका ऑप्शन है बी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, सिटीजंस ऑफ डैश कैन नॉट ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई। किस कंट्री के सिटीजन्स को इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई? तो इसका आंसर है बी, हांगकांग। तो ये तो बिल्कुल क्रैमिंग वाले हैं, ये तो आपको रटने ही पड़ेंगी ये चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इज नॉट प्रोहिबिटेड इन। इन्वेस्टमेंट्स बाय पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इज नॉट प्रोहिबिटेड इन। कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे जो इंडिया के बाहर के भी हैं, एनआरआईज वगैरह भी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रोहिबिशन नहीं है?
तो रेलवे, सिगरेट निधि कंपनीज, लॉटरीज वगैरह में एनआरआईज इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इंडिया में। रिटेल ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, उसमें कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, एनआरआईज भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स मेंटेन्ड इन इंडिया कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ। तो जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स हैं कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन इंडिया, ठीक है, किस फॉर्म के अंदर? सेविंग्स अकाउंट के अंदर, फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म के अंदर, करंट अकाउंट की फॉर्म के अंदर, या फिर रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर। तो आरडी जो है रेकरिंग डिपॉजिट के फॉर्म में फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स इंडिया में नहीं ओपन होते हैं। अगर मुझे, आपको, हम इंडियन रेजिडेंट्स हैं, हमें फॉरेन करेंसी के अकाउंट ओपन करने हैं, तो हम फॉरेन करेंसी मेंटेन करना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम रेकरिंग डिपॉजिट। अगला है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन इंडिया बाय। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट इनमें से कौन इंडिया में मेंटेन नहीं कर सकते हैं? शिप मैनिंग एजेंसीज इन इंडिया, इंडियन कंपनी रिसीविंग एफडीआई, एक्सपोर्टर एक्सपोर्टिंग अगेंस्ट एडवांस पेमेंट, या फिर कॉम्पोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर। तो इसमें आंसर सी है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टिंग अगेंस्ट डेफर्ड पेमेंट, उन्हें अलाउड है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन करना। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है कि आपने मुझे सामान बेच दिया, लेकिन उसकी जो मैं पेमेंट हूँ बाद में करूंगी, मैंने डेफर कर दी पेमेंट, तो उन्हें अलाउड है। एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन करना अलाउड नहीं है, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फॉरेन करेंसी अकाउंट आउटसाइड इंडिया कैन नॉट बी ओपन बाय एनी इंडिविजुअल। फॉरेन करेंसी के जो अकाउंट्स है आउटसाइड इंडिया कैन बी ओपन बाय एनी इंडिविजुअल। तो इंडिया के बाहर भी अगर मुझे फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना है तो मैं कर सकती हूँ, इट्स ट्रू। अ पर्सन ऑन अ टेम्परेरी विजिट अब्रॉड कैन नॉट ओपन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट देयर। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप टेम्परेरी विजिट पे भी अब्रॉड जा रहे हैं तो फॉरेन करेंसी अकाउंट बाहर ओपन कर सकते हैं। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, जो करेक्ट है यहाँ पे वो है A1 ओनली, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप कोर्स ये परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगे, तो अभी जैप 75 कोर्स यूज़ करके आप ये कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और इवन अगर आप हमारा फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारा फ्री का कंटेंट भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, यू कैन मेल अस एट hello@edutab.co.in, या फिर आप इस नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।